एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, जिसमें हम मियोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मियोसिस क्या होता है, जैसे कि हमने माइटोसिस का पढ़ा कि अगर हम 2n से 2n ही जा रहे थे तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। बट मियोसिस क्या है कि 2n प्लॉइडी वाले सेल से इफ़ मैं n जाऊँगी तो उसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, तो उस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे ये 2 फेजेस में बटा होता है। आज पहले वाला फेज़ पढ़ेंगे हम इसका, उसके बाद कल दूसरे वाला। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। अगर मैं बात करूँ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है हमें हमारी बॉडी पे से, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था, जब हमने वाई सेल डिवीजन पढ़ा था, उसमें काफ़ी पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, बट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानते हैं। माइटोसिस इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। माइटोसिस इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। सिंपल सी बात है, जब हमने माइटोसिस की, माइटोसिस सबको पता है क्या होता है कि 2n से हमने 2 सेल्स बना लिए 2n वाले। अब अगर 1 से 2 बन रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो माइटोसिस की मदद से इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स। डन। इट इज़ द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहते हैं ग्रोथ का बेसिस है ये। अगर मुझे ग्रोथ करवानी है तो मैं 2n से 2n वाले सेल ही बनाऊंगी। ठीक है जी, 2n से 2n वाले सेल ही बनाऊंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी इज डिप्लॉयड एंड हेंस कॉल्ड सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स, जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं 2n है वो। तो अगर मुझे ग्रोथ करवानी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो मैं क्या करवाऊंगी, माइटोसिस। माइटोसिस करवाऊंगी, जिससे 2n वाले सेल्स का नंबर बढ़ता रहेगा और हमारी बॉडी में ग्रोथ होती रहेगी। ह्यूमंस ग्रो फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। देखो, जो ये जो हमारे गैमीट्स हैं, ये स्पर्म है, ये एग है, इसका फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है। इतना तो पता है सबको, हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, जाइगोट के अंदर होगी माइटोसिस। पूरी की पूरी बॉडी बनाने के लिए जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी, क्योंकि जाइगोट अब क्या बन चुका है, 2n बन चुका है। सिंपल सी बात है, अगर n स्पर्म से आया है, n एग से आया है, तो जाइगोट अब क्या बन चुका है, 2n बन चुका है। अब उसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस ही होगी क्योंकि हमें पूरे बॉडी को माइटोसिस के थ्रू 2n वाले सेल्स बनाने हैं, सोमेटिक सेल्स बनाने हैं। डन। सो ऑल बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, गैमीट्स बनाने के लिए, हैप्लॉइड सेल बनाने के लिए। अगर 2n से जो जर्म सेल्स हैं, जर्मिनेशन करने वाले सेल्स हैं, उनसे मुझे n बनाना है, हैप्लॉइड सेल्स बनाना है, स्पर्म बनाना है, एग बनाना है, क्योंकि उनको फ्यूज़ करवा के ही जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो मैं मियोसिस करूँगी। बट बाकी नॉर्मली अगर देखा जाए तो माइटोसिस का ही यूज़ है। डन। रिपेयर एंड रीजनरेशन। डैमेज्ड और डेड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। सिंपल सी बात है, ये हमने फर्स्ट डे भी बात की थी कि अगर कोई सेल है वो मर चुका है या डैमेज हो चुका है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, किससे कर देंगे, नए सेल्स से। जो नए सेल्स बनेंगे उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करवाएंगे हम डिवीजन, माइटोसिस के थ्रू। वाउंड हीलिंग, स्किन सेल रिप्लेसमेंट एंड रीजनरेशन इन सम एनिमल्स लाइक टेल जनरेशन इन लिजर्ड्स। छिपकली में क्या होता है, उसकी पूंछ अगर होती है ना, जो वो वापस आ जाती है, क्योंकि जो उसके वो सेल्स होंगे जो उसकी पूंछ को रीजनरेट करवा रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। मान लो उसकी पूंछ कट गई है तो उसके यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब उसमें क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस होने की वजह से उसकी जो उसकी पूंछ है वो दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, स्किन सेल रिप्लेसमेंट, मान लो स्किन का ऑब्वियसली कट वगैरह लगता है कुछ भी, तो दोबारा से उसके ऊपर स्किन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन माइटोसिस होती है। ठीक है, वाउंड हीलिंग वही बात हो गई। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मान लो ये एक अमीबा थी, इसने क्या किया, अपने आप को 2 ऐसे डिवाइड कर लिया खुद को। ठीक है, इसको बोला गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोले तो इसमें कोई भी 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 2 पेरेंट्स बोले तो एक मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। डन। इसीलिए इसने बिना इन्वॉल्वमेंट के अपनी बॉडी का फिजन करवाकर, मतलब अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में तोड़कर 2 सेल्स में डिवाइड कर लिया। डन। उसको बोला गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लाइक नॉर्मल ऐसा रिप्रोडक्शन है कि जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, मेल फीमेल गैमेट्स नहीं है। डन। सो माइटोसिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल अमीबा, पेरिमीशियम। ठीक है, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का। प्लांट्स में क्या है, मान लो
कोई भी छोटा सा पार्ट है प्लांट का, उससे हमने नया प्लांट बनवा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, डन। प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग क्लोन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली, अब सिंपल सी बात है, अगर ये अमीबा है तो मैंने इसको 2 सेल्स में डिवाइड किया है, तो बिल्कुल ही अमीबा जैसे नहीं होंगे ये सेल्स, क्योंकि उसकी तो कॉन्स्टेंट्स है ये, मतलब उसकी बॉडी से तो बने हैं ये। हाँ जी, कोई वेरिएशंस आई इसमें? नहीं आई, क्योंकि ये एक अमीबा थी, मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, मतलब इसकी ही बॉडी को मैंने 2 में डिवाइड किया है। मानने की बात ये है, ठीक है। तो बोला गया है प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पेरेंट होगा वैसे ही 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। इसीलिए माइटोसिस में कोई भी वेरिएशंस नहीं आते हैं। जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स थे उसका ही बस जो एक, मतलब एक ये वाला क्रोमोसोम था, उसकी एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, कोई वेरिएशन आई, जो जीवन का क्रोमोसोम था उसमें बस रेप्लिकेशन हुई एस फेज में और वैसे ही 2 सेल्स बन गए, ठीक है। कोई वेरिएशंस आई नहीं आई, वही क्रोमोसोम्स बस 2 सेल्स में डिवाइड हुए हैं, डन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोसिस में कोई भी वेरिएशंस नहीं आते, बट मियोसिस में आती हैं वेरिएशंस, क्योंकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें मियोसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि जेनेटिकली वेरिएशंस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए वेरिएशंस? बिकॉज ऑफस्प्रिंग, जो मतलब ऑफस्प्रिंग क्या है कि जो बच्चे हैं, मतलब बेसिकली पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उसको ऑफस्प्रिंग बोला गया है, तो वो अलग होते हैं माँ बाप से। बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता है कि दोनों सेम टू सेम स्टेबल नहीं रहता है जेनेटिक मटेरियल, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती हैं। किसकी वजह से आती हैं? मियोसिस की वजह से वेरिएशंस आती हैं। किस तरीके से आएंगी आज हम पढ़ेंगे, कैसे आएंगी वो, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहाँ हम पढ़ रहे होंगे इसके बारे में, डन। तो इसी के लिए मियोसिस में जेनेटिकली वेरिएशंस आती हैं, डन, क्योंकि आनी भी चाहिए, बिकॉज पेरेंट से बिल्कुल मैच नहीं खाता है ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशंस इम्पॉर्टेंट भी हैं, डन, क्योंकि जेनेटिकली स्टेबल हम बनाते रहेंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस भी हैं। मतलब एकदम स्टेबल बनाते रहेंगे, मतलब ये पेरेंट है, फिर 2 डॉटर सेल्स बिल्कुल सेम, उसके बाद, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बेसिकली डिफ़िकल्टी आ सकती है इसमें, डन। तो इसीलिए जेनेटिकली वेरिएशंस आनी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जेनेटिक स्टेबिलिटी, बेसिकली हमारा वही सेम बात, अभी पॉइंट की बात करते हैं कि माइटोसिस मेंटेन्स कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर 2n to 2n इन डॉटर सेल्स, इंश्योर जेनेटिकली स्टेबिलिटी अक्रॉस जनरेशन ऑफ सोमेटिक सेल्स। अगर मैं बात करूँ सोमेटिक सेल्स, तो हमारी पूरी बॉडी के 2n वाले सेल्स हैं, तो हम उनको तो नहीं रिप्लेस करवा सकते ना, उनमें जेनेटिकली वेरिएशंस क्यों चाहिए हमें, ठीक है। तो 2n से 2n ही बनाओ, सेम तरीके का जो है वही मालपानी उधर गया है, डन। टू रिस्टोर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो, इसके बारे में बात करके आए हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो मतलब न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म की रेशो को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो, ठीक है। न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म की रेशो, देखो जब सेल हम बात कर रही थी फर्स्ट लेक्चर में, अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस इतने साइटोप्लाज्म को संभाल रहा है, बट अगर ग्रोथ हो गया, अब उसके पास इतनी इन्फो नहीं है कि भाई इतनी सारी ग्रोथ हो गई है तो मैं इसको कैसे संभालूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म की रेशो मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ गया है, तो ये वाला जो इसका रिजल्ट आएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कम हो जाएगा तो बट हमें तो रिस्टोर रखनी है ना, अब रिस्टोर रखनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल डिविजन, 2 सेल्स में बांट दो सेल को, डन। हम फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको, बट स्टिल अभी दोबारा से बात कर लेते हैं। एक बार ये कम हो गई, इसका जो भी रिजल्ट आया मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो कम हो गई, ठीक है। बट वी हैव टू कि भाई इतना हमारा है कि हम इसको रिस्टोर रखनी है, ऐसे नहीं चलता है सेल में, डन। क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को संभाल रहा है, पूरी साइटोप्लाज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसकी इन्फो किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। तो इसीलिए हमें रिस्टोर रखनी पड़ेगी कि तुम साइटोप्लाज्म को संभालो। तो हमने क्या किया, इसको रिस्टोर करने के लिए 2 डॉटर सेल्स में तोड़ दिया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की रेशो रिस्टोर्ड, ठीक है, ओके। ये था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब हम बात करते हैं मियोसिस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन मियोसिस, 2n से n जाना। कैसे होगा 2n से n? सबसे पहले हम 2n से 2 nn के सेल्स बनाएंगे, 2n सेल है उसे 2 nn के सेल्स बनाएंगे। अब वो 2 nn के सेल्स है ना, उनसे हम बनवाएंगे 4 nn के सेल्स, मतलब बेसिकली आगे देखो, इधर देखो यार, ये देखो
ये मियोसिस है। ये मियोसिस है। रिडक्शनल डिवीजन 2n से n जाने को बोला गया है मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला गया है? रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला गया है? क्योंकि जो 2n था वो n हो गया है, मतलब 2n से n हो गया है। अब तो रिडक्शन हो गया है क्रोमोसोम के नंबर में, ठीक है, एक पेयर अब कम हो गया है, तो इसीलिए 2n से n जाएंगे हम। डन, ठीक है। किस तरीके से जा रहे हैं? ये G1 फेज के क्रोमोसोम है, कितनी बार बात कर चुके हैं हम, G1 फेज के क्रोमोसोम ऐसे होते हैं सॉरी। S फेज में ये रेप्लिकेट करने के बाद हमें इस तरीके का, अब ये एक क्रोमोसोम है, अब ये एक क्रोमोसोम है S फेज में रेप्लिकेट करने के बाद, अब ये एक क्रोमोसोम है, ये ठीक है, अब ये वाला एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम्स है पाए जाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम हो गए। अब सबसे पहला होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होगा? ये वाला क्रोमोसोम इधर वाले सेल में, ये वाला क्रोमोसोम इधर वाले सेल में, ये वाला क्रोमोसोम इधर वाले सेल में, ठीक है। और वाइस वर्सा, ये वाला क्रोमोसोम इस सेल में, ये वाला क्रोमोसोम इस सेल में, ये वाला क्रोमोसोम इस सेल में। डन, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ? अभी इसका क्या था? ये क्या था? 2n = 6 था ना? हाँ जी, 2n = 6 था, ठीक है। तो अगर ये 2n = 6 था और बेसिकली, तो इधर क्या हुआ? एक n का सेट था, n का 3 सेट, इसका n का 3 सेट, हाँ जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इस सेल में ले आई इसको जिसमें n = 3 हो गया, हाँ जी, ठीक है, जिसमें n = 3 हो गया। अब इसकी प्लॉइडी क्या है? n = 3 हो गई। यहाँ पर क्या था? ये एक डिप्लॉइड सेल था, ठीक है, ये एक डिप्लॉइड सेल था, उसकी प्लॉइडी मैंने कर दिया हेप्लॉइड। ये क्या हो गया? ये 2n = 6 था, ठीक है, 2n = 6 था, अभी n = 3 पे आ गया है। कैसे आ गया है? हमारे मियोसिस 1 में, ठीक है, मियोसिस 1 में, ठीक है, मियोसिस 1 की वजह से ये 2 सेल्स में इस तरीके से डिवाइड हो गया है। अभी मियोसिस खत्म नहीं हुई है, मियोसिस का सेकंड प्रोसेस है। क्या है? जैसे कि हम माइटोसिस कर रहे थे ना, सेम वैसा प्रोसेस है माइटोसिस की जगह, माइटोसिस की तरह। तो मियोसिस सेकंड को माइटोसिस से भी रिलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये देखो, हाँ, ये जो एक क्रोमोसोम है अब, ठीक है, अब क्या करेंगे? इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड इस सेल में डाल देंगे और इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड इस सेल में डाल देंगे। अब ये क्रोमोसोम बन गई है ना, ठीक है, इतना तो पता है हमें, हम जब माइटोसिस पढ़ रहे थे। तो अब ये क्रोमोसोम की तरह काम कर रही हैं, हाँ जी, अब ये क्रोमोसोम की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक सेल से मैंने 2 सेल्स बना लिए, फिर इस एक सेल से मैंने 2 सेल्स बना लिए। तो माइटोसिस और मियोसिस का मेन डिफरेंस, मियोसिस में रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं और माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स माइटोसिस में बन रही हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं रिजल्ट में, ठीक है। बट मियोसिस 1 की बात करें तो 2 सेल्स बनती हैं, फिर 2 सेल्स से 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ आ गया होगा सबको। अब देखो, ये है अब मियोसिस के लिए वो डायग्राम। देखो, G1 में क्या था? 2C था, सेम बात चल रही है। S में जाके S में भी 4C हो गया, S में जाके फिर G2 में कितना हो गया? 4C हो गया, बट नंबर रिटेन रहा है, नंबर नहीं बदलेगा। यहाँ अगर 2n है तो यहाँ भी 2n है और यहाँ भी 2n है, बट एक अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। बार बार ये पॉइंट रिपीट इसलिए कर रहे हैं, याद रहे। ये G1 में ये क्रोमोसोम बोल रहे थे इसको, तो G2 में इसको क्रोमोसोम बोलेंगे, G2 में इसको क्रोमोसोम बोल रहे होंगे। डन। और रेप्लिकेट कहाँ हुई है? इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ आई है? इसकी यहाँ पर आई है, जिससे अमाउंट बढ़ गई है डीएनए की, नंबर नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ये देखो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और ये बीच वाली लाइन है, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, 2 मियोसिस 1 और माइटोसिस 2 के बीच का हमारा जो गैप है उसको बोला गया है इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज नहीं बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस में भी काफ़ी चीज़ें होती है, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। आगे जाके पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे जाके पढ़ते हैं क्या क्या होता है। ओके, सो मियोसिस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन अकर्स। कैसे होती हैं वेरिएशंस, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो मियोसिस 1 होता है एक और मियोसिस 2 होती है एक,
जैसे कि हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ के आए हैं, ठीक है, उनकी भी डिवीजन हो जाएगी फर्दर, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 1, टीलोफेज 2, इस तरीके से। और इनके बीच के गैप को बोला गया है इंटरकाइनेसिस। क्या बोला गया है? इंटरकाइनेसिस। डन। तो मियोसिस 1 में क्या आ रहा है? प्रोफेज 1 आ रहा है, मेटाफेज 1 आ रहा है, एनाफेज 1 आ रहा है, टीलोफेज 1 आ रहा है। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। तो जो ये मियोसिस 2 है ना, ये तो बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, ठीक है। इसको तो चाहे तुम मत पढ़ो, माइटोसिस पढ़ा हुआ है तो, बट हम फिर भी पढ़ेंगे। मियोसिस 2 है बिल्कुल माइटोसिस जैसी, बट मियोसिस 1 में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको जानते हैं अच्छे से, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से। प्रोफेज 1 बोला गया है लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज है हमारा, ठीक है। सो सबसे पहला क्या आता है इसमें भी अलग अलग फर्दर फेजेस बांटे हुए हैं, इसमें भी 5 फेजेस बांटे गए हैं, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, बाकी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज उसमें तो कुछ इतना है नहीं खास, वही सेम चीज़ें होंगी जो मियोसिस में हो रही थी, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में। क्यों डिफरेंट वे हो गया है? क्योंकि अब ना हमारे पास ऐसा सेट प्रेजेंट है, हमारे पास ऐसा सेट प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से एक सेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। वेर इज माइटोसिस में हमारे पास सिंपल ये प्रेजेंट थे क्रोमोसोम्स, ठीक है, इससे एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सिस्टर क्रोमेटिड जाता था, बट हमारे पास सबसे पहले ये सेट प्रेजेंट है। हाँ जी, डिप्लॉयड सेल है ना एक। अब प्रोफेज 1 का हमारे 5 फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। 5 बार लिखोगे कॉपी पे याद आ जाएगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। 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 बाकी बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेप्टोटीन की। देखो अभी क्रोमोसोम्स नहीं बने हैं अभी। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसी नॉर्मल सेल पड़ा है, इंटरफेस में है, तो क्या होगा उसके अंदर? क्या होगा? क्रोमेटिन होगा ना। तो अभी सिंपल सी बात है, अभी हम वही इंटरफेस खत्म करके आए हैं, अब मियोसिस करनी है। मियोसिस करनी है मतलब वो एम फेज है, पहले हम उसको माइटोसिस बोल रहे थे, अब वो एम फेज क्या हो गया है? मियोसिस हो गया है। अब हमें मियोसिस करनी है, तो हमारे नॉर्मल पड़े हैं, जो हमारे नॉर्मल जो पड़ी हैं, क्रोमेटिन पड़ा होगा अभी तक तो, ठीक है, क्रोमेटिन पड़ा होगा। डन। तो क्रोमेटिन पड़ा होगा तो उसको कंडेंस करेंगे, उसको कंडेंस करेंगे क्रोमोसोम्स में। क्यों करेंगे? क्योंकि डिवीजन के लिए हमें और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म चाहिए, क्योंकि हमें इजीली डिवाइड कर पाए दोनों सेल्स में, ठीक है। क्योंकि क्रोमेटिन इज एक बहुत मतलब कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन, मतलब ये डीएनए है तो डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन, ठीक है। बट क्रोमोसोम्स तो यार और भी कंडेंस्ड हो गए, तो आराम से मैं डिवाइड कर सकती हूँ ना। हाँ जी, क्रोमोसोम्स इस तरीके से विजिबल हो गए तो मैं आराम से डिवाइड कर सकूँगी ना। तो क्रोमोसोम्स को मैं अभी विजिबल बनाऊंगी, क्रोमेटिन को कंडेंस करवाकर क्रोमोसोम्स बनवाऊंगी। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट। बेसिकली इस फेज में क्या होता है? कॉम्पैक्शन चलती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। डन। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट, ठीक है, मतलब आगे जाके जो भी फेजेस है चलती रहती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फिर आता है इसमें बस इतना ही हो रहा था कि क्रोमोसोम्स भैया तुम कंडेंस हो जाओ। डन। सॉरी, क्रोमेटिन भैया तुम कंडेंस हो जाओ। जाइगोटीन, लेप्टोटीन हो गया है ख़त्म, अब आता है जाइगोटीन। बेसिकली अगर हम बात करें, एक डिप्लॉयड सेल है तो हमें इस तरीके से मिलेंगे ना क्रोमोसोम्स। हाँ जी, बात कर रहे हैं हम, ये एन का पेयर, ये एन का पेयर, तो ये 2n बनता है, इस तरीके से मिलेंगे ना एक डिप्लॉयड सेल हुआ तो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर एक डिप्लॉयड सेल है तो मुझे इस तरीके से क्रोमोसोम्स मिल रहे होंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? एक बात करके आए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर कैरेक्टर सेम होता है बट फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। सेम कैरेक्टर, फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती है। मतलब अगर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है तो यहाँ पर ये मान लो ये इसका जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर ए जीन प्रेजेंट है टॉल के लिए, तो यहाँ पर टॉल का कैरेक्टर होगा बट शॉर्ट के लिए प्रेजेंट होगा, तो ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो
होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जिसको बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उनको जोड़ के रखने के लिए एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्सिस बोला जाता है इस प्रोसेस को। साइनेप्सिस मतलब दो चीज़ों को ऐसे जोड़ के रख रहे हैं हम, ठीक है। इस तरीके से जो ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनके बीच में बन जाता है एक कनेक्शन जिसको बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो ये कनेक्शन बन गया है इनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको। ये क्या है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कौन से फेज में बन रहा है? जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या हो रहा है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट्स और टेट्राड्स ये क्या है, बात करते हैं। एक दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें कितनी क्रोमेटिड्स होंगी? दो क्रोमोसोम्स हैं तो 4 क्रोमेटिड्स होंगी, ठीक है। तो वो 4 क्रोमेटिड्स साथ में जुड़ रही है ना, मतलब ये दो क्रोमोसोम्स जुड़ गए तो इनका भी कनेक्शन हो गया है साथ में। उसको बोला गया है टेट्राड का फॉर्मेशन होना। टेट्रा मतलब 4 होता है, ठीक है। पढ़ते हैं पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, टेट्रा मतलब 4। तो 4 क्रोमेटिड्स का जुड़ना उसको बोला गया है टेट्राड। 2 क्रोमोसोम्स का जुड़ना उसको बोला गया है बाइवेलेंट। बाय मतलब 2, ठीक है। बाइवेलेंट, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम्स जुड़ रहे हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में, उसको बोला गया है बाइवेलेंट। और 4 क्रोमेटिड्स जुड़ रहे हैं तो उसको बोला गया है टेट्राड। डन। 4 क्रोमेटिड्स जुड़ने को बोला गया है टेट्राड, 2 क्रोमोसोम्स जुड़ने को बोला गया है बाइवेलेंट, और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है जाइगोटीन में, ठीक है जी। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनको हम जोड़ रहे हैं किसकी मदद से? साइनेप्सिस कर रहे हैं। साइनेप्सिस करना मतलब जोड़ के रखना, साइनेप्सिस, ठीक है। साइनेप्सिस करना किसकी मदद से कर रहे हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की मदद से। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की मदद से हम 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ रहे हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अगर 2 क्रोमोसोम्स हैं तो उसको बोल रहे हैं बाइवेलेंट, और अगर 4 क्रोमेटिड्स हैं उसके अंदर तो उसको टेट्राड बोल रहे हैं, ठीक है जी। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर जिसको बोला गया है साइनेप्सिस, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट्स और टेट्राड्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, ठीक है। तो 4 क्रोमेटिड जुड़ रही हैं तो टेट्राड बोल रहे हैं, 2 क्रोमोसोम्स जुड़ रहे हैं तो बाइवेलेंट बोला गया है। डन। फिर आता है पैकेटीन, अगला फेज आता है जिसमें तुम्हें और ज़्यादा दिखने लगते हैं कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो मैंने बनाए हैं ना, ये जिसका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दिखाया है, पैकेटीन में और ज़्यादा अच्छे से दिखने लगता है ये चीज़, ठीक है। ये याद रखेंगे। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, अब इसके बारे में जानते हैं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंजाइम, अब बोलेंगे ना वेरिएशंस आती हैं, ये वही वेरिएशंस लाएगा ये, ठीक है। आगे जाके जो भी करेंगे हम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल इसके बारे में जानते हैं और वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। एंजाइम देखो ऐसे समझ में आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे जिसको हमने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जोड़ा है, अब क्या करेंगे हम एक नोड्यूल बनाएंगे। क्या मतलब है इसका? देखो जो ये वाला क्रोमोसोम्स था इसका ये वाला पार्ट, मान लो इसके ऊपर बी जीन प्रेजेंट है, ये बी वाला जीन प्रेजेंट है इसके ऊपर, मतलब ये दोनों के सेम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना होमोलोगस पे, और यहाँ पर भी दोनों सेम प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये अगर एक क्रोमोसोम है, इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, तो सिस्टर क्रोमेटिड पर सेम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लो ये बी का स्किन कलर का जीन है, स्किन कलर का है, ये आई कलर का है, ठीक है। तो ये स्किन कलर का जीन है दोनों का ब्लैक, और ये किसके लिए है? ब्राउन, ठीक है। तो मैंने इस सेगमेंट को इधर जोड़ दिया, इसके मतलब इधर इसके साथ, और इसका ये वाला सेगमेंट ले आई, तो इधर दोनों को इकट्ठा कर दिया। उसको बोला गया है रिकॉम्बिनेशन निड्यूल, मतलब मैंने दोबारा से कंबाइन किया। ये नॉर्मल पढ़े थे रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन, री मतलब दोबारा और कॉम्बिनेशन मतलब रिकम्बाइन किया मैंने, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाया, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन किया। जो हमारे ये नॉर्मली ऐसे थे कंबाइन पहले से, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगी, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पड़े हैं, तो यहाँ बी है, यहाँ स्मॉल बी है, तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन। मैंने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाया, दोनों को दोबारा कंबाइन किया। क्यों किया उसके बारे में जानते हैं क्यों किया, ठीक है। तो इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाया, और ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। क्यों एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है? हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है
जिसको जोड़ने के लिए हमें कौन सी एंजाइम चाहिए, रिकॉम्बिनेस एंजाइम चाहिए। नॉर्मल सी बात थी यार ये तो, ठीक है। अब क्या होगा, अभी इस फेज में नहीं हुआ है ये, बट फॉर उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि वेरिएशंस आती हैं, उसके लिए मैंने ये बताया, बस इतना होगा। अभी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया है, डन, पैकेटीन में। आगे जाके क्या होगा, ये वाला आगे जाके वाला प्रोसेस है, ठीक है। अभी इतना हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया है पैकेटीन में, याद रखना है सबने, ठीक है। आगे जाके क्या होगा, दोनों के जो जीन्स हैं वो चेंज हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं बेसिकली। कैसे हो गए हैं, इसका जो ये बी वाला जीन था ना, ये यहाँ पर आ गया है, और इसका जो ये वाला जीन था, मतलब ये देखो, इसका जो ये वाला जीन था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का यही काम था कि मुझे अब रिकम्बाइन करके जेनेटिकली वेरिएशंस लानी है। क्यों लानी है, अगर मुझे इन दोनों को ही भेजना होता, मतलब इनकी सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करके भेजना होता, तो मैं माइटोसिस ना कर लेती, ठीक है। मियोसिस रखने का नाम क्या था, मियोसिस रखने का जो हमारा जरिया था, इसको नाम कि भाई मेरे को वेरिएशंस लानी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो वेरिएशंस लानी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि तुम वेरिएशंस ला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो नॉर्मल रहा ए बी, बट मैंने रिकम्बाइन किया जहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट था ना बी वाला, वो इधर आ गया, और जो ये वाला पार्ट था वो इधर चला गया, एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। तो ये येलो वाला पार्ट जो था, ये वाला सेगमेंट, तो ये इधर आ गया, और जो ये स्मॉल बी था ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो गया, आगे जाके होगा ये, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये क्यों करवाया हमने, जेनेटिकली वेरिएशंस नहीं लानी है, ठीक है। तो ये तो बन गया वही, ये देखो। अब इसको आगे जाके, ये तो हमारे एक, मान लो इसको मैंने एक सेल में बना दिया है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम जाएगा एक डॉटर सेल में, एक क्रोमोसोम जाएगा एक डॉटर सेल में। मियोसिस पढ़ा ना कि ये था इस तरीके से, यहाँ 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, यहाँ एक ये वाले क्रोमोसोम 2 होंगे, एक इसमें जाएगा तो एक इसमें जाएगा, तो ये 2 क्रोमोसोम्स वही तो हैं, तो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा। अब इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स जाएंगी इसमें, हाँ जी, एक इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स जाएंगी इसमें, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, डन। इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स जाएंगी। अब यहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड्स से तो जाएंगी 4 डॉटर सेल्स में, तो एक में मान लो ये चली गई फर्स्ट वाली, ठीक है, दूसरे में ये जाएगी। आ गई ना वेरिएशंस, क्यों नहीं आई, आई ना वेरिएशन, ये वाली अलग हो गई। अब पहले क्या जाती, अगर नॉर्मली जानी होती, ये प्रोसेस ना होता मान लो, तो ये जा रही होती एक यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर, सिंपल वही सेल्स बन जाते नॉर्मल, चलो भाई कोई वेरिएशंस ही नहीं आ रही है। बट वेरिएशंस लाने के लिए हमने क्या किया कि एक ये वाली यहाँ गई, पेरेंट जैसी बनी, कोई बात नहीं, ये वाली देखो अलग हो गई ना, ये वाली अलग हो गई, ठीक है। तो ये वाली अलग हो गई, उसके बाद ये हुई, ये भी अलग हो गई, तो वेरिएशंस आई। अब जीन्स में डिफरेंस आया। जीन्स में डिफरेंस कैसे आया, पहले क्या थी, ये ए बी थी, ठीक है, ये यहाँ पर जा रही थी, ये यहाँ पर जाती, ठीक है, नॉर्मल वही पेरेंट जैसा बनता जैसे माइटोसिस में बन रहा था। बट अब मियोसिस में क्या हुआ, यहाँ पर ए बड़ा भी नहीं है, यहाँ पर ए छोटा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए छोटा भी है, तो वेरिएशन आई, जीन्स एक्सचेंज हो गए हैं, हाँ जी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आई, किसकी वजह से आई, मियोसिस में है, तो हम मियोसिस में वेरिएशंस आनी ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना रहे हैं ना हम, क्योंकि देखो इससे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट्स में वेरिएशंस आनी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गैमीट्स में वेरिएशंस आनी, क्योंकि प्रोजनी बिल्कुल पेरेंट जैसी नहीं दिखती है, प्रोजनी अलग होती है पेरेंट से, डन। तो अगर इनको ही डाल देते तो भाई सिंपल वही बात हो जाती कि अगर मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये आया मम्मी से तो ये पापा से आया, तो उनके बच्चों में भी सेम जा रहा है भाई साहब, ये सेम जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनमें से कोई 2 सिलेक्ट हो जाएंगे और वो चले जाएंगे हमारे, क्या मतलब, मान लो ये स्पर्म सेल्स थे, तो ये हुआ स्पर्म एक, ये, और मान लो ये ओवम से वहाँ आया, वहाँ से आया ओवम से, ठीक है, ये, ठीक है। तो दोनों में वेरिएशंस आ गई, दोनों फ्यूज़ करके जो प्रोजनी होगी उनमें कुछ ना कुछ हल्की हल्की वेरिएशंस आ जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं वेरिएशंस। देखो हमारे सबके डीएनए में ना कुछ वेरिएशंस होती है, वरना हमारे सबके डीएनए बहुत हद तक सेम होता है, बट बहुत कम वेरिएशंस होते हैं, कुछ 0.00 वेरिएशंस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सब अलग दिखते हैं, डन। तो यहाँ पर वेरिएशंस इसीलिए आती है। तो बोला गया है होमोलोगस पेयर आर क्लियरली विजिबल इन पैकेटीन, ठीक है, पैकेटीन में क्लियरली विजिबल होने लग जाते हैं। तो ये हुआ पैकेटीन में। पैकेटीन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अरे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ही तो हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ही तो हुई,
ये दोनों होती है ना सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो ये येलो येलो वाली है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, येलो ग्रीन वाली है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई। फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दोनों के जीन्स चले गए ना एक दूसरे के पास। एंजाइम कौन सी यूज़ हुई, एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन कॉन्टैक्ट, क्रॉसिंग ओवर बोला गया है इसको, ठीक है। और यहाँ पर हाँ जी क्या बोला गया है, क्रॉसिंग ओवर, मतलब दोनों को क्रॉस किया, क्रॉसिंग ओवर की और दोनों में। बट अभी क्या है, इतना ही हो रहा है इस प्रोसेस में। वो जो मैंने तुम्हें बाद में दिखाया है ना कि इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे, वो आगे होंगे, अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि सिर्फ जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है उतना बनने तक होता है पैकेटीन में, याद रखना इस पॉइंट को। बट ये वाला पॉइंट हमने क्यों बताया, क्योंकि इसको हमने क्लियर भी तो करना था कि जेनेटिकली वेरिएशंस क्यों आती है, ठीक है। डिप्लोटीन साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो अब साथ साथ थोड़ी रहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दोनों को अलग अलग सेल्स में नहीं डालना है ना, तो इसीलिए हम उसको डिसॉल्व करना मतलब तोड़ना शुरू कर देंगे, इनिशिएट करते हैं डिप्लोटीन में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स सेपरेटिंग, मतलब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो जुड़ा हुआ है ना साथ में, तो उसको हम सेपरेट करना शुरू कर देंगे इस कॉम्प्लेक्स में। डन। मान लो ये तो यहाँ पर था, यहाँ पर अभी है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अभी है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तो बना ही हुआ है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना हुआ है, तो हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। बट किस पे एक साइट बनेगी, एक्स नाम का स्ट्रक्चर बनेगा, एक्स दिखने वाला स्ट्रक्चर बनेगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ पर अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, जहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहा है, ठीक है, जहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहा है उसको बोला गया है कियासमेटा। कियासमेटा एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब अभी ये दो क्रोमोसोम्स बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं, एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये अलग नहीं हुए हैं, इसको बोला गया है कियासमेटा। कियासमेटा बस शेप है कि एक्स शेप दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अभी भी है। डन। तो अभी ये हमारे हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ कियासमेटा, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, एक्स शेप का स्ट्रक्चर है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से अलग नहीं हुए हैं, बाकी सारे अलग हो चुके हैं, ठीक है, बाकी सारे पार्ट अलग हो चुका है, ठीक है। इसको भी अलग करेंगे भाई साहब, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दो सेल्स में नहीं डालने क्रोमोसोम्स, मतलब ये एक क्रोमोसोम है ये एक में जाएगा, ये एक क्रोमोसोम है एक में जाएंगी, फिर इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स दो में जाएंगी, फिर इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स दो में जाएंगी, फिर हमारी मियोसिस हो जाएगी। डन। तो बोला गया है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है डिप्लोटीन में। डन। नेक्स्ट डायकाइनेसिस, प्रोफेज 1 का लास्ट फेज है डायकाइनेसिस। क्या था, हमारा फर्स्ट फेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस लास्ट फेज है, मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा। टर्मिनलाइजेशन बोल तो टर्मिनल पर आ जाती है कियासमेटा, बिल्कुल ही टर्मिनल पर आ गई है, देखो इस तरीके से बिल्कुल ही टर्मिनल पर आ गई है कियासमेटा, ठीक है, उसको बोला जाता है डायकाइनेसिस। किस फेज में आती है, डायकाइनेसिस, मार्क्ड बाय, जब बिल्कुल ऐसा हो गया कि जो हमारी कियासमेटा है वो बिल्कुल ही टर्मिनल पर आ गई है, ये बस अब अलग होने की अर्ज पर है बस, ठीक है, तो उसको बोला गया है हमारा डायकाइनेसिस फेज, जिस फेज में ये होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, अब ये लास्ट फेज हुआ प्रोफेज का, तो हमारे बात यही था जैसे कि हम माइटोसिस में बात कर रहे थे, तो जब अर्ली प्रोफेज था तो क्रोमेटिन दिख रहा था फिर भी, बट जब लेट प्रोफेज हुआ तो लेट प्रोफेज में बिल्कुल फुल्ली कंडेंस्ड हो गए थे, और मेटाफेज में आते आते तो बिल्कुल ही कंडेंस हो गए थे, बिल्कुल क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो गए थे। तो क्रोमोसोम्स, अब ये हमारा लास्ट फेज है प्रोफेज 1 का, तो प्रोफेज 1 के लास्ट फेज में डायकाइनेसिस में हमारे क्रोमोसोम्स जो होंगे वो फुल्ली कंडेंस दिखने लग जाएंगे, ठीक है, तो डायकाइनेसिस में फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, न्यूक्लियर एनवेलप टूटने लग जाती है, क्यों भाई, क्रोमोसोम्स अब बाहर नहीं निकालने, मेटाफेजिक प्लेट पर नहीं लगाओगे तुम, मेटाफेज 1 आने वाला है ना इसके बाद, तो मेटाफेजिक प्लेट पर लगाओगे, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम्स मूव्स टू ऑपोजिट पोल। अब प्रोफेज भाई वही माइटोसिस का याद करो, थोड़ा रिलेट करो, देखो जो हमारे सेंट्रोसोम है वो ऑपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे, एस्टर फॉर्मेशन होगी, इससे स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। देन क्यों निकलेंगे भाई, स्पिंडल फाइबर जोड़ने नहीं है क्रोमोसोम से, न्यूक्लियोलस, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर। अब
प्रोफेज है तो ये काम तो बनता है, चाहे माइटोसिस का हो चाहे मियोसिस का हो, ये काम तो बनता है, ठीक है। सो क्या है, मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। इस फेज में आते आते तुम्हें मतलब जब तुम्हें दिख जाए कि क्रॉस जो है वो बिल्कुल टर्मिनल पर पहुंच गया है, तो हम डायकाइनेसिस के फेज पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ डायकाइनेसिस, सॉरी कियास्मेटा। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस। अब प्रोफेज का लास्ट फेज है ये, तो हमारे क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस दिख रहे होंगे। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। जो हमारे सेंट्रोसोम है वो ऑपोजिट पोल पर चले जाएंगे और स्पिंडल फाइबर निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियोलस गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाएंगे। प्रोफेज है यार, डिसअपियर होना ही पड़ेगा, ठीक है, पर बाद में आ जाएंगे वापस, टीलोफेज आते आते वापस आ जाएंगे। डन, हाँ जी। मेटाफेज वन की बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑलरेडी पेयर्ड एज बाइवेलेंट्स नाउ अलाइन ऑन द इक्विटोरियल प्लेट्स। अभी है थोड़ा बहुत साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो हमारा स्ट्रक्चर है, तो हमारा बिल्कुल ऐसे ख़त्म नहीं हो गया है कि हाँ ये क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं थोड़े बहुत, ठीक है। कियास्मेटा जो है हल्का सा है, टर्मिनाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, ठीक है। तो जो हमारे ऑलरेडी पेयर्ड एज बाइवेलेंट्स अलाइंड ऑन द इक्विटोरियल प्लेट, जिसको बोला गया है मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। ईच बाइवेलेंट हैज़ 2 क्रोमोसोम्स, 1 फ्रॉम द मदर एंड 1 फ्रॉम द फादर। सिंपल सी बात है, हर एक सेल में यही होता है कि एक मदर से आता है एक फादर से आता है। एंड 4 क्रोमेटिड्स, दिस इज कॉल्ड टेट्राड। देन स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉट टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये बात याद रखने वाली है कि माइटोसिस में क्या हो रहा था कि ये एक क्रोमोसोम था तो इसकी सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ते थे ऐसे, बट यहाँ पर वो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से देखो 2 क्रोमोसोम्स हैं जो कि अभी जुड़े हुए हैं। कहाँ से, ये थोड़ी टर्मिनलाइजेशन, मतलब जहाँ पर टर्मिनल पर है कियास्मेटा अभी, ठीक है। तो ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये जुड़े हुए हैं। डन, तो स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और इसके काइनेटोकोर से अटैच्ड होंगे। अभी मेटाफेजिक प्लेट में क्या है कि सिर्फ यहाँ लगे हुए हैं, अलग होने शुरू नहीं हुए हैं। अगले फेज में होंगे ना, एनाफेज में, याद है ना। तो मेटाफेजिक प्लेट पर लगे हुए हैं, क्या होंगे, क्रोमोसोम्स को अलग कर रही है जो हमारी स्पिंडल फाइबर है, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इतना याद रखना है, याद क्या रखना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल है, ठीक है जी, ओके। सो स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉट टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क कर लेते हैं, यस। Spindle fibers from opposite poles attach to the kinetochores of homologous chromosomes, not to sister chromatids, which happens in mitosis. Done. Next, anaphase 1. होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब सेपरेट होना, यहाँ पर देखो यार, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं अब ये सेपरेट हो गए हैं। हमारा जो ये वाला कनेक्शन है ये टूट गया है, अब तो बिल्कुल ही टूट गया है क्योंकि अलग अलग होने शुरू हो गए हैं। बट एक डिफरेंस, एक अलग आ गया है, ये जेनेटिकली वेरिएशंस आ गई हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। जेनेटिकली वेरिएशंस आ गई हैं, उसका ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो गया है और उसका जो यहाँ पार्ट था वो इधर चला गया है। जो सेगमेंट था डीएनए का जिसको हम जीन बोलते हैं वो अलग अलग हो गए हैं, जैसे हमने उस फेज में पढ़ा था, ठीक है जी। सो homologous chromosomes separate and move towards opposite poles of the cell. Each chromosome is still made of two sister chromatids joined at the centromere. Centromere पे joint है और अभी क्रोमोसोम है वो सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ है, मतलब इस तरीके से हुआ है ना, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इधर ये जा रहा है, इधर ये जा रहा है, सेपरेट हो गए हैं, पोल्स पर चले गए हैं। दिस स्टेज मार्क्स द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2n to n। हाँ जी, अब क्या होगा, जो 2n से n हो गया है, मतलब ये n, हाँ जी, ये जो स्टेज है ये मार्क करता है कि रिडक्शन हो गई है, क्योंकि हम पोल्स पर लेके जा रहे हैं, अब इसको पोल्स पर आ रहे हैं, ठीक है। तो पोल्स पर आ रहे हैं तो यहाँ पर एन सेट आ गया है, यहाँ पर एन सेट आ गया है। जो 2 सेल्स बनेंगी आगे जाके, जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, यहाँ पर एक एन सेट आएगा, यहाँ पर एक एन सेट आएगा, ठीक है। उससे भी फिर हम मियोसिस करवाएंगे, मियोसिस 2 करवाएंगे। सो सिस्टर क्रोमेटिड्स डू नॉट सेपरेट इन दिस स्टेज। सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं सेपरेट हो रही हैं, क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो सेपरेट हो गई हैं, ठीक है। सो सिस्टर क्रोमेटिड्स डू नॉट सेपरेट इन दिस
स्टेज, दैट्स द की डिफरेंस फ्रॉम द माइटोटिक एनाफेज। माइटोटिक एनाफेज में क्या हो रहा था कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो डिफरेंस मतलब वो क्या बोल रहे हैं वो अलग हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हो रही हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये था डिफरेंस, सिस्टर क्रोमेटिड्स डू नॉट सेपरेट इन दिस स्टेज, दैट्स द की डिफरेंस फ्रॉम द माइटोटिक एनाफेज। ओके, फिर आता है टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब क्रोमोसोम्स पहुंच चुके हैं ऑपोजिट पोल्स पर, ठीक है। ईच पोल नाउ हैज़ हाफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। यहाँ पर n पहुंचा है तो यहाँ पर n पहुंचा है, 2n का सेट था तो n पहुंचेगा ना, हैप्लॉइड। बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। बट जैसे कि माइटोसिस में क्या था कि ऐसे बन गए थे, अब ये इस तरीके से क्रोमोसोम पहुंचे थे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स कैसे पहुंचे हैं, ऐसे पहुंचे हैं, हाँ जी, इस तरीके से पहुंचे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस है टीलोफेज 1 में, ठीक है। तो बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। न्यूक्लियर एनवेलप में रिफॉर्म अराउंड क्रोमोसोम्स एट ईच पोल। बोलते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बननी शुरू हो सकती है, ठीक है, दोबारा बननी शुरू हो सकती है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस करना शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भैया, क्योंकि अब हमें थोड़ा हैप्लॉइड सेल्स को तरफ जाना है, तो हो सकता है कि क्रोमोसोम्स डीकंडेंस करना शुरू कर दें। टीलोफेज आ गया है तो टीलोफेज में क्या पता कि भाई साहब टीलोफेज 1 है तो क्रोमोसोम्स थोड़ा डीकंडेंस होना शुरू कर दें, बिकॉज इसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई है ना, तो हमें नॉर्मल कंडीशंस दोबारा करनी पड़ेंगी। तो हो सकता है मे बी कि क्रोमोसोम्स डीकंडेंस करना शुरू कर दें। न्यूक्लियोलस में रीअपियर, न्यूक्लियोलस आना वापस हो सकता है, मतलब जो ऑर्गेनेलिज है वो वापस आ सकती है, मे बी लिखा हुआ है हर जगह पे, पर ठीक है हम मानते हैं कि चलो ठीक है आ रही है। Followed by cytokinesis which divides the cytoplasm. Chromosomes reach opposite poles of the cell. Each pole now has half the original chromosome number, haploid, but each chromosome still consists of 2 sister chromatids. ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप में रिफॉर्म अराउंड क्रोमोसोम्स एट ईच पोल। बोला गया है क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, अलग अलग पोल्स पर पहुंच जाते हैं। ईच पोल नाउ हैज़ हाफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर, दोनों के पास n सेट पहुंच गया है। न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा आ सकती है अराउंड क्रोमोसोम्स एट ईच पोल। न्यूक्लियोलस में रीअपियर, मतलब न्यूक्लियोलस वापस आ सकता है। क्रोमोसोम्स में स्टार्ट डीकंडेंसिंग स्लाइटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो हमारा ये क्रोमेटिन, मान लो ये क्रोमेटिन हो गया है, मतलब डीकंडेंस हो गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। देयर इज़ अ मेन डिफरेंस यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ इंटरफेज में, मतलब ये देखो इधर आओ, बोला गया है इन माइटोसिस टीलोफेज क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस इनटू क्रोमेटिन। जो माइटोसिस होता है उसमें टीलोफेज के क्रोमोसोम्स होते हैं वो फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं क्रोमेटिन में। बट इन मियोसिस टीलोफेज 1, जो मियोसिस का टीलोफेज 1 है उसमें मेक डीकंडेंस स्लाइटली, मतलब बेसिकली क्या है कि थोड़े बहुत हमें दिखने लग जाएगा क्रोमेटिन, बट उतना नहीं जितना टीलोफेज में दिख रहा था। जितना टीलोफेज में डीकंडेंस होकर हमें क्रोमेटिन दिख रहा था उतना तो नहीं दिखेगा टीलोफेज 1 में, ठीक है। तो बट इन मियोसिस टीलोफेज 1 में डीकंडेंस स्लाइटली, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मान लो ये क्रोमोसोम्स थे तो ये बिल्कुल ही क्रोमेटिन में चले गए हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डीकंडेंस स्लाइटली, मतलब बिल्कुल ऐसे दिखने नहीं लग जाएगा कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही डीकंडेंस हो गए, क्रोमेटिन बना लिया जैसे हमें इंटरफेस में दिखता है, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, अभी हम टीलोफेज पर से। सो न्यूक्लियोलस में रीअपियर, क्रोमोसोम्स में स्टार्ट डीकंडेंसिंग स्लाइटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस व्हिच डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म। 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस, हम पता है साइटोकाइनेसिस क्या होती है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ेंगे। एनिमल सेल में कैसे होती है, फरो मेथड, ठीक है, जिसको बोला गया है सेंट्रीपिटल मेथड, ठीक है। और प्लांट सेल में होती है सेंट्रीफ्यूगल, जिसको बोला जाता है हमारा सेल प्लेट मेथड। डन। तो ये 2 हैप्लॉइड सेल्स में टूट गई। बट इन मियोसिस टेलोफेज 1 में डीकंडेंस स्लाइटली। नो डीएनए रेप्लिकेशंस अकर आफ्टर दिस स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ऐसा नहीं है कि इंटरकाइनेसिस है तो रेप्लिकेशन करवा लो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ इंटरकाइनेसिस इज लाइक गैप बिटवीन M1 एंड M2। जो हमारा मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है उनके बीच के गैप को बोला गया है इंटरकाइनेसिस, ठीक है, दैट्स इट।
सेल नाउ एंटर अ शॉर्ट रेस्ट फेज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस इफ प्रेजेंट, नॉट इंटरफेस। ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा तो चला जाएगा रेस्टिंग फेज में कि भाई अब थोड़ी देर बाद करूँगा 4 सेल्स में डिविजन। ठीक है, प्रिपेयर द सेल फॉर मियोसिस 2, जो भी मियोसिस 2 के लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी वो इस इंटरकाइनेसिस में होगा। डन, इतना होगा। हाँ जी, तो ये हुआ G1 फेज, ये हुआ S फेज, ये G2, इसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। ठीक है, फिर आ गया हमारा मियोसिस का फेज। मियोसिस में मियोसिस 1 होगा एंड मियोसिस 2 होगा, और इसके बीच की लाइन को क्या बोला गया है, जहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेने चला जाता है कि भाई इंटरकाइनेसिस हो गया है। इंटरफेज से रिलेट मत करना इसको, इंटरकाइनेसिस है ये। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, DNA रेप्लिकेशन कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, N = 23, N = 23 अब बन गए हैं। अब अगले फेज में जब हम मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे तो ये यहाँ तक बन जाएगा। डन। ये NCERT बेसिकली मैंने एक डिसाइड किया है एक चीज़, इसमें ना बहुत सारे PYQs हैं, तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, एक अलग से सेशन लूँगी आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन। शॉर्ट नोट सेशन तो होगा ही, उसमें हम सारे के सारे PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। जो हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें जैसे कि पहले PYQ सॉल्व करके फिर हम शॉर्ट नोट सेशन करेंगे। ठीक है, तो एक PYQ सेशन अलग से आएंगे अब से। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे PYQs हैं इस चैप्टर में, तो मैं एक लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। लाइक माइटोसिस में ही बहुत सारे PYQs हो गए नीट के। ठीक है, तो हमें पर पूरे के पूरे हमें PYQs कवर करने हैं, तो इसीलिए अलग से PYQ सेशन होगा जिसमें पूरी की पूरी हम PYQs की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एक PYQ सेशन आएगा, फिर एक शॉर्ट नोट सेशन आएगा। डन। ओके, अभी हम NCERT पढ़ते हैं। सबसे पहले माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स। बोला क्या है, जो माइटोसिस है या इक्वेशनल डिवीजन है वो डिप्लॉयड सेल्स से रिस्ट्रिक्टेड है। सिंपल सी बात है, 2n वाले में ही हम 2n पे जाएंगे। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम 2n वाले से 2n वाले में जा रहे हैं क्योंकि ग्रोथ करवानी है, साइज़ बढ़ाना है, इसलिए। ठीक है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम n से n जा रहे हैं। ठीक है जी। However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. Simple सी बात है। It is very essential to understand the significance of the division in the life of an organism. Are you aware of some examples where you have studied about haploid and diploid insects? ठीक है, mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. ठीक है, growth of the unicellular organisms कहाँ थे हम? Growth of the multicellular organism is due to mitosis. Cell growth results in the disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It therefore becomes essential for the cell to divide and to restore the nucleoplasmic ratio. कितनी बार पढ़ चुके हैं ये? ठीक है, a very significant contribution of mitosis is cell repair. Cell repair मतलब कुछ सेल्स डैमेज हो गई हैं तो उसको हम क्या करेंगे, माइटोसिस कर मतलब दूसरे सेल से रिप्लेस करवा कर। ठीक है, द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट and blood cells are being constantly replaced. Mitotic divisions in meristematic tissues. Basically जो plant cell होता है ना उसके अंदर एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा रीजन है जिसके बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है। तो यहाँ पर जो सेल्स होंगी ना इतनी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगी, यहाँ डिवाइड ही करती जाएंगी सेल्स। ठीक है, Mitotic divisions of meristematic tissues, the apical and the lateral meristem result in the continuous growth of plant throughout their life. ठीक है, अभी इतना याद रखेंगे कि एपिकल जो रीज़न है उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है। ऐसी सेल्स प्रेजेंट है जो डिवाइड करना ही इनका काम है, डिवाइड करके परमानेंट बनाना सेल्स को। ठीक है, मतलब जो डिवाइडिंग सेल्स है वो कभी ना कभी परमानेंट होंगी, बट वो डिवाइडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं उस सेल को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, मियोसिस, the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with completely haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cells. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. ठीक है, fertilization restores the diploid phase. Basically क्या बोला गया है, meiosis ensures the प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये स्पर्म है, ये ओवम है, यहाँ पर क्या होगा 2n वाला जाइगोट बनेगा, फिर 2n में माइटोसिस हो जाएगी। डन, माइटोसिस होती रहेगी। ठीक है, वी कैम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। द की फीचर ऑफ द मियोसिस आर एज ऑलवेज
Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. DNA replication एक बार होगा, इंटरफेज में ही होगा, ठीक है, इंटरफेस दोनों का सेम ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट जो हमारा क्या बोलते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में है उसको इंटरकाइनेसिस बोला जाता है, वहाँ पर कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, सिंपल सी बात है, पेरेंट क्रोमोसोम है तो सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा, ठीक है जी। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसके बीच में बनेगी नहीं भाई साहब, हाँ जी, इन दोनों की पेयरिंग नहीं होएगी, पढ़ा है ना, क्रॉसिंग ओवर। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Meiotic events can be grouped under meiosis 1, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Meiosis 2, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Then meiosis 1, prophase 1. Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. सिंपल सी बात है, इतने 5 phases है इसके अंदर तो लंबा तो होगा ही ना। It has been further subdivided into the following 5 phases based on the chromosomal behavior. समझ गए हो क्रोमोसोम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, किसमें कियासमेटा का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भाई साहब हमारे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स हमें दिखने लग जाते हैं, विजिबल होने लग जाते हैं, पहले क्रोमेटिन था ना यार। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लेप्टोटीन, पूरे के पूरे लेप्टोटीन में हमारा चलता रहता है कॉम्पैक्शन, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा भैया, साइनेप्सिस बनेंगी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा जो 2 क्रोमोसोम्स को जोड़ कर रखेगा, अभी तो पढ़ा है, ठीक है। Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Electron micrographs of this stage indicates the chromosome synapse is accompanied by the formation of complex structures called synaptonymal complex. Then the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called a bivalent. 2 क्रोमोसोम्स हैं तो उसको बोला गया है bivalent, और अगर इसमें 4 क्रोमेटिड्स अगर क्या है ही 4 क्रोमेटिड्स हैं तो उसको बोला गया है tetrad. However, these are more clearly visible at the next stage. That is prophase 1 are relatively short compared to the अरे कहाँ गए यार हम the first 2 stages of the prophase 1 are relatively short lived compared to the next stage that is pachytene. अरे very important point, notes में ऐड कर देना, ठीक है। बोला गया है the first 2 stages of the prophase 1 are relatively short lived compared to the next stage that is called pachytene, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट 2 स्टेजेस थी, मतलब बोले तो लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, वो बहुत कम चलती है। बेसिकली लेप्टोटीन में क्या है कि भाई साहब अभी क्रोमोसोम सिर्फ दिखने लगे हैं, जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर शुरू हुई है, तो कह रहे हैं कि पैकेटीन लंबा है, लंबा फेज है रिलेटिव टू जाइगोटीन एंड लेप्टोटीन, दैट्स इट, ये पॉइंट था, ठीक है। वो तो हमें सिंपल सी बात है क्योंकि उसमें यार क्या पैकेटीन में हमें क्रॉसिंग ओवर दिखने को मिलेगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड्स, ठीक है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, द साइट्स एट which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. Crossing over is the exchange of genetic material between 2 homologous chromosomes. Crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase, ठीक है। Crossing over leads to the recombination of genetic material on 2 chromosomes. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of packeting, ठीक है, recombination complete हो जाती है, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. यहाँ पर जो crossing over हुई है वहाँ पर, ठीक है, पड़ा रहता है। The beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex. जो भी synaptonymal complex था वो डिजोल्व होना शुरू हो जाता है, बट एक फेस, एक कियासमेटा बनता है, वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ से सेपरेट नहीं होता है। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कियासमेटा। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। oocytes क्या होता है ये पॉइंट में इंक्लूड कर लेंगे, हाँ जी। देखो जो डिप्लॉयड सेल है जिससे आगे जाके ओवम बनने वाला है या एग बनने वाला है उसको बोला गया है oocyte। तो oocyte क्या है कि भाई oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। oocyte क्या है, मान लो ये एक oocyte है जो अभी एक सेल है जो कि 2n में है, ये आगे जाके ओवम बना लेगा, मतलब एग बना लेगा, ठीक है, उसको बोला गया है oocyte, ठीक है। इसको अभी इतना याद रखते हैं, ठीक है। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स।
मतलब वो अरेस्ट हो जाता है oocyte किसी वर्टिब्रेट्स में। oocyte मतलब कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, मतलब अरेस्ट करके पड़ा रहता है, इसी फेज पर अटक जाता है उसका oocyte, आगे नहीं जा पाता, उसको बोला गया है हमारा, ठीक है। डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। इन फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डायकाइनेसिस। जो हमारा फाइनल फेज है मियोसिस 1 का, उसको बोला गया है डायकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ terminalization of chiasmata. During this phase the chromosomes are fully condensed भाई साहब, क्योंकि अब लास्ट फेज आ गया है, लेट प्रोफेज, हाँ जी, ठीक है। सो fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation. meiotic spindles उधर चले गए हैं. By the end of dikinesis the nucleolus disappears and nuclear envelope also breaks down. Dikinesis represents transition to metaphase. अब आएगा metaphase 1. Metaphase 1 में the bivalent chromosomes align on the equatorial plate. हाँ जी, ठीक है। The microtubules from the opposite poles of the spindle attach to the kinetochore of homologous chromosomes. ठीक है, सिंपल सी बात है, इस तरीके से दिखेगा। हाँ जी। Anaphase 1 the homologous chromosomes separate while sister chromatids remains associated at their centromeres. homologous chromosome separate हुए हैं, sister chromatids नहीं हुई है, ठीक है। Telophase 1 the nuclear membrane and nucleolus reappear. Telophase 1 में क्या हुआ है, the nuclear membrane और न्यूक्लियोलस दोबारा आ गए हैं। साइटोकाइनेसिस फॉलोज, साइटोकाइनेसिस हुई एंड कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। डायड मतलब 2 सेल्स बन गई हैं भाई साहब, सिंपल सी बात है, ये 2 सेल्स बन गई हैं, ठीक है जी। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि टेलोफेज 1 में इतने ज़्यादा एक्सटेंशन, मतलब इतने ज़्यादा जो हमारा हमें दोबारा से क्रोमोसोम्स डीकंडेंस करके क्रोमेटिन में बनाना है ना, तो बोला गया है ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीकंडेंस होकर बिल्कुल ही इंटरफेस के न्यूक्लियस जितने क्रोमेटिन बन जाए, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द स्टेज बिटवीन द 2 meiotic division is called interkinesis and generally short lived. There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. That's it. ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक अलग से सेशन ले रहे होंगे PYQs का, जिसमें हम पूरे के पूरे जो भी PYQs आए हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। जो अभी नीट रेलिवेंट PYQs हैं, ठीक है, उसको कवर करेंगे एक पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। शॉर्ट नोट सेशन से पहले वो सेशन आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। मियोसिस का फेज़ 1 जो है मियोसिस 1 है, उसका अच्छे समझ आ गया होगा। इंटरकाइनेसिस में रेप्लिकेशन नहीं होती है, ठीक है। सो DP भी मिल जाएगी। ऐसे और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करना बायो बडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।